अब बात करते हैं चैप्टर की। ये चैप्टर क्या है? आत्मकथ्य। इसके राइटर जो है वो है कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, शंकर प्रसाद। ठीक है, अब प्रसाद जी जो हैं एक शानदार कवि माने जाते हैं। इस पूरी कविता का भाव ये है कि एक बार लेखक से उसके दोस्त कहते हैं कि भाई तुम अपनी आत्मकथा लिखो, और होता ये है कि लेखक आत्मकथा लिखना नहीं चाहता है। अपने जीवन के कुछ एक ऐसे पल होते हैं, कुछ ऐसा सुख है, कुछ ऐसा दुख है जो किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। किसको नहीं बताना चाहिए? किसी दूसरे को कभी नहीं बताना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या सुख है क्या दुख है। तो इन्हीं सारी बातों को लेखक बताना नहीं चाहता है, पर चूंकि दोस्त बहुत खास है तो उनको ठुकराना भी नहीं चाहता है। इसीलिए जो है एक कविता का निर्माण करता है जिसको वो कहता है आत्मकथ्य, और कुछ ना कहते हुए भी अपने जीवन की सारी बातें जो है वो यहाँ पर कह देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो आओ आगे बढ़ते हैं इसको। कविता का अर्थ देखो, पद्य खंड में जितनी कविताएं हैं सबका अर्थ समझो, सबके प्रश्न उत्तर हल कर लोगे, बहुत साधारण होता है। कॉन्सेप्ट समझ लो कविता का, इसको क्या कहते हैं। बहुत कम तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ना हो तो पहले कविता का अर्थ समझ लो, इतना समझ लो कि सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग देखो, यहाँ पर देखो क्या है, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका क्या नाम से झारखंड बोर्ड हो, ठीक है, अगर चैप्टर है तो चैप्टर पढ़ लो। एमसीक्यू कैसे आएंगे ये सारी चीजें तो बता ही रहा हूँ, तो काहे परेशान हो रहे हो। एमसीक्यू तो वही आएंगे, कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं। ठीक है, चलो अब देखो क्या है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। गहरी बात क्या कहता है? मधुप, मधुप किसको कह रहा है? कभी मन को कह रहा है। ठीक है, मन रूपी भंवरा, क्या? भंवरा, भंवरा, मन रूपी भंवरा ये कहता है। लेखक से आग्रह किया जाता है कि भाई साहब आप अपनी आत्मकथा लिखिए। मन, जो लेखक कहता है कि लिखूं ना लिखूं, इसी बीच में उसका मन ये कहता है कि मधुप गुनगुनाकर, मतलब मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर ये कह जाता है कि कौन सी कहानी है अपनी और मैं क्या कहूं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गिनी, कि भैया कितनी पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं, मतलब हर आदमी हर समय हर एक मिनट में कोई ना कोई तो मर ही रहा है, और इस नश्वर जीवन में, इस नश्वर संसार में क्या अपनी आत्मकथा कहना। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कवि कहता है गंभीर अनंत नीलिमा में मतलब संसार में, असंख्य जीवन इतिहास से कई बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, क्या? बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे सफल लोग हैं। देखो आप जब YouTube खोलते होंगे ना, तो आप अगर एक टॉपिक सर्च करेंगे तो 10,000 लोगों का जो है वो वीडियो आ जाता है। यही बात है कि एक ही चीज़ पर हजारों लोग उपलब्ध हैं, एक ही विषय पर हजारों लोग उपलब्ध है। इसी बात को लेखक कहता है कि आत्मकथा के अंदर या आत्मकथ्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो उपलब्ध हैं। ठीक है, और इन सारी बातों के बीच या सारी दुनिया में जितनी आत्मकथाएं उपलब्ध हैं, इनके बीच में मैं अपनी बात कैसे कहूँ। ठीक है, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, कि भैया सारे लोगों की आत्मकथा पढ़ने के बाद जो लोग हैं उनका मजाक उड़ाते रहते हैं कि इसको ये नहीं मिला, इसको ये नहीं मिला, ये सारी बातें होती रहती हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपने मन की, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। लेखक कहता है कि जब तुम जानते हो कि आत्मकथा पढ़ने के बाद लोगों की हंसी उड़ाई जाती है, तो तुम काहे चाहते हो कि मैं लिख दूं। अगर मैं लिख दूंगा तो तुम भी मेरी हंसी उड़ाओगे। ठीक है, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि अरे कवि के पास तो कुछ था ही नहीं, कवि का जो जीवन था वो शून्य रह गया, मतलब कवि में जो उपलब्धि चाहिए कवि को वो उपलब्धि नहीं हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फिर देखो क्या है, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति, किंतु कहीं ना ऐसा हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरी रसले अपनी वरने वाले। कवि ये कहता है कि भैया तुम मेरी कहानी सुन तो लोगे, पर कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कहानी सुनने के बाद तुम्हें ये एहसास हो कि जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा हूँ या जिस बात को मैं सुन रहा हूँ वो सारी बातें मेरे ही कारण है। कवि के जीवन में जो रिक्तता है वो आपके कारण या कवि के कारण ही, कवि के मित्रों के कारण ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, क्लियर है, इसका भावार्थ दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें या प्रवंचना अपनी औरों को दिखलाऊं मैं। ठीक है, चलो देखो क्या हुआ है कि यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह प्रवंचना भूले अपनी दूरों की दिखलाऊं मैं। ठीक है, तो क्या बात है, इस चीज को समझ लो कि यहां पर लेखक ये कह रहा है कि भाई विक्रम, ठीक है, क्या हो रहा है कि अली सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। लेखक ये कहता है कि मेरा जीवन जो है वो छोटा सा है, इसकी आत्मकथा जो है वो छोटी सी है। ठीक है, तो उसकी हड़ी में क्या ही उड़ाऊं उसकी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपनी हंसी या दूसरों की हंसी क्यों ही उड़ाओ जीवन में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात कहता है,
भूलें अपनी या प्रवंचना। देखो हर आदमी जीवन जीता है, उस जीवन जीने में कुछ ना कुछ गलतियां तो हैं जो आदमी से हो ही जाती हैं। तो अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो जीवन की गलतियां हैं, उनको मैं क्यों ही दिखलाऊं या क्या ही दूसरे को बताऊं, ठीक है। तो ये बात जो है वो लेखक कहता है, ठीक है। फिर देखो क्या होता है आगे कि अरे खिलखिलाकर उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसकर होने वाली उन बातों की, ठीक है। क्या बात है कि भाई मैं ऐसी बात कैसे कहूं, देखो जीवन में सुख होता है दुख होता है, तो वही बात यहाँ पर कवि कह रहा है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मतलब जीवन के जो अच्छे पल थे, जो चांदनी वाली रातें थी, चांदनी के अंदर मजा आता है ना देखने में, तो उन बातों की चर्चा जो है वो मैं कैसे करूं, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। देखो जब सुख आता है जीवन में, बड़ी हंसी आती है, बड़ा मजा आता है, बड़ा इंजॉयमेंट आता है कि यार ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। पर अब क्या है, लेखक ये कहता है कि भाई क्या किया जा सकता है, हंसी तो है, खुशी तो है, पर उन बातों को मैं कह नहीं सकता भाई। हर बात थोड़ी ना आप कहते हैं, किसी का मैसेज आता है तो बता थोड़ी देते हैं कि भाई आ गया मैसेज, ठीक है। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ पर हो गई है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। गहरी बात क्या कहता है कि देखो सुख हर आदमी को चाहिए, इच्छा जो है वो हर आदमी की चाहिए, ठीक है। पर जो इच्छा है सर, अरे भाई काम नहीं कर रहा है, देखो इसके अंदर आ गया थोड़ा सा यार एरर, ठीक है, बोर्ड के अंदर अब सॉल्व हो नहीं रहा है, और ऐसे पढ़ाने में मजा आता नहीं है मुझे, ठीक है। तो देखो पर शुरुआत करनी है तो खत्म करेंगे। देखो क्या होता है यहाँ पर कि गहरी बात ये कहता है कवि कि भाई समझो, अगर किसी से प्रेम है तो उस प्रेम को तुम बताओगे नहीं, और हर आदमी की कोई इच्छा है, उस इच्छा को जो है वो तुम कैसे पाओगे, क्या करोगे, ये भी एक गहरी बात होती है। तो उस इच्छा को पाने का जो ख्वाब है वो लेखक का टूटता रहता है, जब ख्वाब टूट जाता है तो भयंकर दुख होता है, यही बात जो है वो लेखक बता रहा है। फिर देखो आगे क्या है, जिसके अरुण कपोलों की सुंदर मतवाली छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। अब लेखक जो है यहाँ पर अपनी प्रेमिका का वर्णन कर रहा है, तो जब यहाँ पर ये प्रेमिका का वर्णन करता है, यहाँ पर दो चीजें समझो जो गहरी बात है। प्रेमिका, इसकी जो प्रेमिका है, आप यहाँ पर दो चीजें, एक तो प्रेमिका भी मान सकते हो, एक अधूरी इच्छा, क्या अधूरी, अधूरी इच्छा, इसको भी लेखक प्रेमिका के रूप में चित्रित कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये किस बात की बात है, ये इतिहास, ये छायावाद के कवि हैं, तो कहानी जो है वो उस तरीके से फॉर्म हो जाती है, और उसी चीज की जो है वो बात हो रही है, ठीक है। चलो फिर देखो क्या होता है सर, गुरुजी व्याकरण, बेटा व्याकरण करेंगे, देखो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा रितावे फल होए। शांति से पहले कविताएं पढ़ लो, फिर व्याकरण पढ़ लेना, ठीक है। कविता पढ़ने में कितना ही टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे में तुम्हारी सारी कविताएं खत्म हो जाएंगी। 3 पढ़ ही चुके हो, 3 और सिलेबस में 3 ही कविताएं। अब संगतकार बचा है, संगतकार के बाद तुम्हारा ये दंतुरित मुस्कान बचा है, ठीक है। और क्या बचा है, आत्मकथ्य हो ही गया। चलो उसके बाद अट नहीं रही कविता आ जाएगी, तो 3 कविता पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, वहीं देखो। पर यहाँ समझ लो अच्छे से, कवि ये कहता है कि भैया मेरी प्रेमिका इतनी मधुर थी, इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना वो उषा से यानी कि संध्या बेला से करता है कि उषा के समान सौंदर्य उसका था। फिर क्या कहता है, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, कि उसकी जो स्मृति है, ठीक है, उसकी जो यादें हैं, कि उसकी स्मृति बनी है थके पथिक की पंथा की। कि अब यहाँ पर कवि ये कहता है कि देखो हर व्यक्ति के जीवन में अच्छी और खराब दोनों तरीके की यादें होती हैं, ठीक है। पर अच्छी यादें जो होती हैं, जो जीवन में अच्छी यादें होती हैं, उनके विषय में एक बात कही जाती है। क्या कही जाती है कि भाई यदि अच्छी यादें जीवन में हों, कमेंट कमेंट कहाँ, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां पर समझो सर, नो स्क्रीन बेटा कुछ टाइम के लिए वो एरर आया था, अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, देखो जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक करते हैं। चलो देखो क्या है, क्या है
कहाँ पढ़ रहे थे? उसकी स्मृति बनी है उसकी स्मृति पाथे बनी है थकित पथिक की पंथा की। कहने का मतलब ये है कि किसी की याद जो है, किसी खास की याद लेखक के मन में आज भी है और उसके सहारे वो अपने दुख को काट रहा है, ठीक है, अपनी जिंदगी को जी रहा है, क्योंकि लेखक अब जिंदगी से थक चुका है। तो वो बात यहाँ पर कही जा रही है। फिर देखो, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी इस कंथा की। लेखक ये कहता है कि मेरी जो यादें हैं, मेरी जो कथरी है, मेरी जिंदगी कथरी की तरह है, ठीक है, और इसके सीवन को उधेड़ कर तुम क्यों देखना चाहते हो, क्या क्या मेरे साथ घटा, इस बात को तुम क्यों देखना चाहते हो। छोटे से इस जीवन की बड़ी कथाएं कैसे आज कहूँ, जीवन छोटा, इसकी बड़ी कथाएं कैसे आज कहूँ। यह क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरे भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर लेखक ये कहता है कि मेरा जीवन छोटा सा है। हिंदी का इतना बड़ा लेखक ये कह रहा है कि मेरा जीवन छोटा सा है, मेरे जीवन में मैंने कुछ नहीं पाया है, तो इन छोटी चीज़ों की तुम बातें क्यों कह रहे हो, ठीक है, क्या होता रहेगा, ठीक है, तो ये बातें क्यों कहना चाहिए आपको, या मेरा जीवन क्यों जाना चाहिए। मेरे जीवन का जो दुख दर्द है वो छुपा हुआ बैठा है, ठीक है, और उस छुपे हुए जीवन को जो है वो छुपा रहने दो, वो सोया रहने दो, उसका जो दर्द है वो सो गया और सोया रहने दो। तो इस तरीके से कहानी का एंड होता है, इस कविता का एंड होता है।